औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बायोबिट्स में खुश आमदीद। आज हम अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे कि पहला चैप्टर कल ख़त्म हो गया था, तो आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्या है, ये चैप्टर नेम है, चैप्टर नंबर या चैप्टर नेम, सही है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि साइंस क्या है। साइंस वो नॉलेज है जो ऑब्टेन की जा सके किस चीज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। हम उन्हें क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। इस तरह बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। तो अब हमारे पास जिस चैप्टर का नाम है कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बायोलॉजी का प्रॉब्लम है जिसे हमने सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल आती है तो उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। इसी तरह फिज़िक्स के न्यूमेरिकल के लिए भी क्या होती है, फार्मूला होती है और हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसीलिए इसी तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी एक फार्मूला है जो क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड, क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ क्या है, बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ क्या है। दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड कौन यूज़ करते हैं, हु यूज़ देम, यानी बायोलॉजिकल मेथड को कौन लोग यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास है फॉर विच पर्पस दे यूज़, फॉर विच पर्पस दे यूज़। ये हमारे पास कहते हैं तीन क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मेथड कौन लोग यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड क्या है और बायोलॉजिकल मेथड किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले तो ये है कि बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास है क्या चीज़। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, कहते हैं कि इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड यूज फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये एक साइंटिफिक मेथड है। अगर आपने ये साइंटिफिक वर्ड ना लिखा तो डेफिनेशन के अगर 2 मार्क्स होंगे, बाकी डेफिनेशन आपकी ठीक होगी, लेकिन अगर साइंटिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया तो 1 नंबर आपका गया। तो साइंटिफिक मस्ट लिखना है। कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक मेथड है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, फिर कहते हैं कि हु यूज़ देम, कौन लोग हैं जो यूज़ करते हैं। फिजिस्ट भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट भी यूज़ करते हैं, बायोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं। मतलब इसका आंसर क्या है कि साइंटिस्ट, सिंपली साइंटिस्ट। बायोलॉजिकल मेथड को कौन यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, पर्पस ये है कि जितनी चीज़ें हैं उनको क्या करें, आराम के साथ पढ़ें, समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, एक चीज़ है हमारे कोर्स में क्या कौन सी प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारे कोर्स में मलेरिया का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है कि मलेरिया क्या है, मलेरिया कहाँ से आई और मलेरिया कैसे फैलती है। पहले वक्त में मलेरिया यानी जो मॉस्किटो है, एनोफिलस मॉस्किटो, वो प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, बीमार कर देते हैं लोगों को। और पहले वक्त में मलेरिया का कोई इलाज नहीं था, तो बहुत से लोग मलेरिया से मरने लगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि वेयर वी कैन यूज़ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
यानी जिस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे है कि कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। पहले हमारे पास है एडवांसमेंट इन मेडिसन। हम मेडिसन में, हम अद्वियात में एडवांसमेंट करते हैं, उसी के लिए क्या यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। हम पहले देखते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर क्या करते हैं, हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं। जितनी अच्छी हम मेडिसिन बनाएंगे, इंजेक्शन बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो कोरोना वायरस था, उसके लिए क्या था, कोई एक बंदा काम कर रहा था, सारे लोग काम कर रहे थे, पाकिस्तानी काम कर रहे थे। अच्छा, पाकिस्तानी भी काम कर रहे थे, बाहर दुनिया के बाहर जो जितने फॉरेन कंट्री है वो सारे लगे थे साइंटिस्ट। वो क्या थे कि यार जितनी अच्छी से अच्छी हम मेडिसिन बनाए, जितनी अच्छी से अच्छी हम क्या बनाए, इंजेक्शन बनाए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या चीज़ है, इकोलॉजी कहते हैं, मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ कि इंट्रैक्शन ऑफ क्या चीज़, ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट अराउंड देम। सिंपल, इसे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। यानी जो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है, ताल्लुक़ है क्या, किस चीज़ के साथ, जो उनके इर्द गिर्द माहौल है, उनको हम कहते हैं इकोलॉजी। तीसरा हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी देखो, फिज़िकल टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, यानी फ़िज़िक्स के जो हवाले से हैं। इस तरह बायोलॉजी टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकती है। इन चीज़ों में हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ हमारे पास क्या बनाए, मुख्तलिफ स्टेप्स बनाए, मुख्तलिफ स्टेप्स लिखे। पहले स्टेप हमारे पास हैं कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्निशन किसे कहते हैं, रिकग्निशन कहते हैं पहचान को, पहचान। कि देखिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहले पहचान हो सके, पहले समझा जा सके। इस तरह ना हो कि आप सारी चीज़ें करते जाओ और इनमें आपको पता चले कि यार ये तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी नहीं, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो गई। तो पहले पहचान करनी है कि ये वाकई ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी कि नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, या क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम और क्या करते हैं, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड प्रीवियस रिसर्च ऑब्जर्वेशंस भी हम करते हैं। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, मुशाहिदा करना। और जो प्रीवियस रिसर्च हुए होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उन्हें देखते हैं। सही है। अच्छा, थर्ड पे हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जिस तरह हाइपोथेसिस मैं बनाऊं कि मलेरिया किस चीज़ से काज होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है। मलेरिया कौन काज करता है, मलेरिया मॉस्किटो काज करता है। ये हमारे पास क्या हो गई, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। चौथे नंबर पे साइंटिस्ट ने एक चौथा स्टेप रखा जिसको नाम दिया गया डिडक्शन। डिडक्शन उससे कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमारे पास काम के नहीं हैं, मींस अच्छे नहीं है, हमारे कोई काम नहीं आ सकते, उनको डिडक्ट किया जाए। डिडक्ट मीन निकाला जाए, ख़त्म किया जाए। पांचवा हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटेशंस। हम नए तजर्बात करेंगे, अच्छा, छठा हमारे पास क्या है, हमारे पास है कंक्लूजन्स, या कंक्लूजन को हम दूसरा क्या कह सकते हैं कि समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। हम क्या करते हैं,
रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, यानी कोई हम नतीजे पे पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम कर लेते हैं तो हमारे पास एक नतीजा आ जाता है। और 7वें नंबर पे हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। रिपोर्टिंग मीन्स पब्लिश। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हम लास्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट को अपने जेब में रखेंगे, फिर क्या करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, अखबारात में शाया करेंगे, टीवी पे दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे कि यार ये चीज़ देखो मैंने बनाई, ये कंप्लीट हो गई। यानी हम उसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे रिज़ल्ट को। सही है। ये हमारे पास जनरल स्टेप्स हो गए हैं जो साइंटिस्ट ने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए हैं। मैं सारी चीज़ें इसलिए तफसीलें थोड़ा लिखवा रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी हो नोट्स बनाने में। बाकी ये टॉपिक थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें 5, 6, 7 चीज़, ये 7 वो है स्टेप्स है। सो कूद रहें और सीखते जाएं। अच्छा, हमारे पास पहला स्टेप, अभी बुक में हमें पहला स्टेप दिया है कि रिकग्निशंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की क्या करना, पहचान करना। अच्छा, हम डिफाइन करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या चीज़। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन। क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सवाल है, एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ के से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कम्स इन अ बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, और इधर हम हरसेल्फ भी तो हो सकता है ना। अच्छा, दैट कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ आर आस्क्ड बाय समवन। कितने मज़े की लाइन है यहाँ पे। कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो किस चीज़ से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब रिलेटेड है तो ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में या तो खुद ब खुद बेटा आ जाता है या कोई उनसे पूछ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनसे पूछता हूँ बायोलॉजिस्ट के माइंड से कि यार ये क्वेश्चन किस तरह है, या उनके जहन में कोई क्या आ जाए, खुद आ जाए क्वेश्चन, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ तक समझ आए? यस सर। आगे चलूँ? यस सर। ओके। अच्छा बेटा, सेकंड हमारे पास स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझने के बाद या पहचान के बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट रिकॉल्ड द ओल्ड ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट याद करते हैं, क्या चीज़ याद करते हैं, जितने पुराने ऑब्जर्वेशन, पुराने मुशाहदात हुए होते हैं उन्हें याद करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। एंड आल्सो स्टडीज़ द प्रीवियस रिसर्च, और जितने प्रीवियस रिसर्च होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और या इसके अलावा क्या करते हैं, मेक न्यू ऑब्जर्वेशंस, नए ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें मालूम हो जाए, हम पहचान सके कि ये वाकई क्या है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। क्या रिकॉल करते हैं, ओल्ड ऑब्जर्वेशंस रिकॉल करते हैं, और उसी के साथ साथ प्रीवियस जितने भी रिसर्चेस होते हैं वो स्टडी करते हैं, या क्या करते हैं, वो नए ऑब्जर्वेशंस अपने लिए बनाते हैं। सही है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुदस्सिर ने क्या किया है, मुदस्सिर ने 2 साल पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं और कुछ रिसर्चेस किए हैं, लेकिन मुदस्सिर के सारे ऑब्जर्वेशन, सारे की सारे रिसर्चेस किसी के काम नहीं हैं।
यानी वो गलत है। तो वो पहले देखेंगे कि यार ये रिसर्चेज या ऑब्जर्वेशंस मेरे काम आ सकते हैं कि नहीं। अगर काम आते हैं तो वो उठा लेंगे, अगर नहीं आते तो साइड पे रख देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, वो नई ऑब्जर्वेशन अपने लिए खुद बनाएंगे। अच्छा, अब मज़े की बात, यहाँ पे एक मज़ेदार सा क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ, क्वेश्चन है हाउ वी कैन मेक ऑब्जर्वेशंस। अब नए ऑब्जर्वेशन की बात तो हमने की है, लेकिन बेटा ये बनेंगे कैसे? आ जाओ मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ। हम पिछले जमात में यानी हम पिछले क्या क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते, बस पढ़ा है आगे वो कि कौन सी बात है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, वो वाली बात है आप लोग। अच्छा, तो हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? अच्छा, 5 सेंस को मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो ऑब्जर्वेशन पे चले गए, ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, हम मज़े के आर्गन लिख देते हैं। पहले हम कहते हैं आर्गन्स, और आर्गन्स के सामने हम क्या लिख देते हैं, सेंसेस। हमारे कितने सेंसेस है, किसी को पता है? 5 सेंसेस है, सही है? 5 सेंसेस। छठा हो सकता है? नहीं हो सकता, गुड। अच्छा, 5 सेंसेस में हमारे पास पहले क्या है, पहले हमारे पास आर्गन है कौन सा, आई के जरिए हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो सेंस हमारे पास क्या हुई, विजन, हम देख सकेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, ईयर, ईयर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वेरी गुड बेटा, इसको हम कहते हैं हेयरिंग। हुसैन बीच में बोलना नहीं है, खामोश रहना है, सही है? अच्छा, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास नोज है। नोज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, स्मेलिंग या स्मेल, सही है? अच्छा, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, क्या है चौथे नंबर पर हमारे पास, टंग है। वेरी गुड, टंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, हमारे पास स्किन है। और स्किन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये हमारे पास 5 सेंसेस हैं, और इसी के थ्रू हम अपने लिए नए ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, हम अपने लिए नई चीज़ें बेटा आसान करेंगे। समझ आ रही है? सोना नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए ऑब्जर्वेशंस। अब मज़े की बात, और मज़े की बात, बहुत सारे मज़े की बातें क्या है, कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस के 2 टाइप्स हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशंस के 2 टाइप्स हैं, वो डिस्कस करें, या ऑब्जर्वेशन के सिंपल हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करें। अच्छा, तो आते हैं ऑब्जर्वेशंस, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ऑब्जर्वेशंस के अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा बेटा, ये मैंने क्या की, ड्रा की एक लाइन है मेरे पास, सही है? एक साइड पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नज़र आ रहा है ना सबको? यस सर। अच्छा, अब क्वांटिटी किसे कहते हैं, मिकदार। वेरी गुड, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, मिकदार। और क्वालिटी किसे कहते हैं, नहीं आ रहा, मियार को,
एक हमारे पास मिकदारी ऑब्जर्वेशन है तो दूसरा हमारे पास मियारी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब ये इसमें डिफरेंस क्या चीज़ है? पहले हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है कि ये क्या है कि इट इज या दिस इज these observations are invariable। वेरिएबल किससे आता है? अच्छा, मज़े की बात, जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी की सारी अपोजिट चीज़ें क्वालिटेटिव में होगी। समझ आ रही है? अब मैंने यहाँ पे लिखा कि दीज आर इनवेरिएबल, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखें दीज आर, वो सारे चीज़ें अपनी खुद लिखें। मैं सिर्फ लिख देता हूँ कि वेरिएबल। आप लोगों ने सिर्फ यह नहीं लिखना कि वेरिएबल, आप लोगों ने भी लिखना है कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर वेरिएबल। अब वेरिएबल इनवेरिएबल में क्या फ़र्क है? वेरिएबल हम मैथ में यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? वेरिएबल कहते हैं चेंज करना, चेंज यानी तब्दीली। वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? तब्दीली को हम कहते हैं। यानी जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगे वो चेंज हो सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस चेंज नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास है कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर मेजरेबल, MEASURABLE, मेजरेबल। हम वहाँ पे इसका अपोजिट लिखेंगे कि दीज आर इमेजरेबल, दीज आर इमेजरेबल। सही है? यानी इस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर किसे कहते हैं? पैमाइश को। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहा हूँ वहाँ पे उसकी क्या होंगे? अपोजिट सारे होंगे। तीसरा हमारे पास है कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट है। और यहाँ पे लिखूँगा कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर लेस एक्यूरेट। अब एक्यूरेट क्या बला है? ये बला कौन सी पहाड़ से उतरी है जो आज हमारे आंखों के सामने आई है? ये कोई बला नहीं है, ये हमारे पास क्या है? एक्यूरेट कहते हैं सही को। एक्यूरेट का उर्दू में क्या मतलब है? सही। यानी जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, वो ज़्यादा सही होंगे, और जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? कि दीज आर लेस एक्यूरेट। ये हमारे पास क्या है? अच्छा, चौथा हमारे पास है कि दीज ऑब्जर्वेशन can be recorded in numbers। हमारे पास क्या है? in term of numbers। सही है? इनको हम नंबर में क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या शॉर्ट पर वीडियो और भी लंबी हो जाती है, मैं सिर्फ लिखूँगा कि कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड means these observations cannot be recorded in terms of numbers। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये हमारे पास 4 डिफरेंस हुई है। अब मैं यहाँ पर मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कि हमें इनके एग्जाम्पल बता दें। सही है? अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ।
अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास हैं, क्या है हमारे पास, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की तरफ आए, फिर यहाँ पे समझ आएगी। कहते हैं एग्जाम्पल्स, लिख दें आप एग्जाम्पल। यहाँ पे कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, मैं सिर्फ लिखता हूँ FP, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर क्या चीज़ है? पानी। पानी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को जानते हैं? अच्छा, नहीं जानते, कोई चीज़ आप लोग को नहीं आती, ऐसा है ना? यस सर। आती है, बहुत सी चीज़ आती है। अच्छा, अब तो यहाँ हमें पता चल गया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन दी बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हमें ये पता है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होती है और कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होती है। तो हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास है क्या, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे हमारे पास पानी क्या होता है? फ्रीज होता है। दूसरा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। हमारे पास पानी कितनी डिग्री पे बॉयल होती है वो हमारे पास किसने बताया? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बताया कि 100 डिग्री पर क्या होती है? बॉयल होती है। यानी अब जो एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट की मैं बात कर रहा था, तो ये वैल्यू हमारे पास मोर एक्यूरेट है, ज़्यादा सही है बनिस्बते या एज कंपेयर टू दिस, यानी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा वो है हमारे पास के एग्जांपल है कि अ लीटर ऑफ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अच्छा, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर किसे कहते हैं? भारी को कहते हैं। अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। सही है। ये कहता है कि हमारे पास, हम अगर पानी का 1 लीटर ले लें और इथेनॉल का 1 लीटर ले लें तो कौन से भारी होगा? यहाँ पे तो आप लोग को क्लियर हो गया कि किस चीज़ का भारी है? हैवियर है लीटर, वाटर का भारी है एज कंपेयर टू इथेनॉल। ये हमें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में तो बता दिया, लेकिन कितना भारी है ये अब हमें कौन बताएगा? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बताएगा कि कितना भारी है। तो मैं बता देता हूँ, जब हम 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं तो उनका वेट क्या होता है? 1 लीटर ऑफ वाटर की फार्मूला है H2O, हमारे पास कितने ग्राम की है? 1000 ग्राम की होती है। इनका वज़न 1000 ग्राम होता है पानी का। जब हम इथेनॉल को हम देखते हैं कि इस साहब का वेट कितना है, तो ये साहब, इसका हमारे पास आंसर आता है कि 1 लीटर ऑफ इथेनॉल इज। अच्छा, इथेनॉल को आप लोग जानते हैं क्या चीज़ है? तो आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए कि इथेनॉल क्या चीज़ है सर। आप पढ़ा रहे हैं, आप मुंह लटका के बैठे हैं शाहजेब? अच्छा, खामोश। हमारे पास इथेनॉल है शराब। क्या है? शराब है हमारे पास। आया, अच्छा, आते हैं कि इसका कितना वेट है। अच्छा, बोले नहीं, खामोश। अच्छा, अ लीटर ऑफ इथेनॉल का हमारे पास वेट है 7-8-9 ग्राम।
ग्राम, यानी 789 ग्राम। अगर आपको याद नहीं होती तो इस तरह याद करें कि 7, 8, 9 हमारे पास क्या है, इथेनॉल का हमारे पास वेट है। तो अभी आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आई होगी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्यों ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वो इसलिए कि ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देती है। वहाँ पे तो सिर्फ ये बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट एंड अ लीटर ऑफ वाटर इज हेवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल, लेकिन यहाँ पर ये बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे होता है। इसी तरह वाटर की जो वो है वेट है वो हमारे पास 1000 ग्राम है 1 लीटर की, और 1 लीटर की अगर हम इथेनॉल ले लें तो वो हमारे पास क्या है 789 ग्राम। ये हमारे पास 2 हो गए। आज के लिए इतना इनफ है। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, डिडक्शन पढ़ेंगे, और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो और जितनी चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन और समराइजेशन और लास्ट में रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स, अगर हमारे पास जितना हो सकता है। ये चीज़ें थोड़ी लंबी है, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन घबराना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं है, डरना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं है। जब तक हम हैं, जब तक हम जिंदा है, हम आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग मज़े मज़े के सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।